नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट एंटिसिपेटरी बेल की मास्टर क्लास कंडक्ट करवा के पूरा का पूरा फॉर्मेट, पूरा ड्राफ्ट, इन शॉर्ट मैं आपको ये एक तरीके से क्लैरिटी जरूर दूंगा कि अगर आपने ये पूरा का पूरा वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख लिया, लाइफ में कभी भी आपको एंटिसिपेटरी बेल का ड्राफ्ट बनाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। बस एक शर्त ये है कि आपको ये पूरा कंप्लीट मास्टर क्लास एंटिसिपेटरी बेल के ड्राफ्ट के लिए देखना पड़ेगा। एक एक चीज बारीकी से जो मैं बता रहा हूं आपको समझनी पड़ेगी। ये छोटी छोटी बातें अगर आप समझ लोगे, लाइफ में कभी भी ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए आपको एंटिसिपेटरी बेल के रिगार्डिंग कभी परेशानी नहीं आएगी। और जो मैं बातें बताऊंगा आप लोग अपने नोट डाउन करते रहिएगा कि लाइफ में कभी इन फ्यूचर आप ड्राफ्ट प्रिपेयर करोगे ना, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना। और क्लाइंट से कैसे हम बात करेंगे और क्या प्रैक्टिकल केस रहेगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिक्टिशियस मैं केस यहाँ पे प्रिपेयर करके लाया हूं और उनको रिलीफ हमें दिलानी है, तो हम एज एन एडवोकेट कैसे ड्राफ्ट को प्रिपेयर करेंगे, कैसे क्लाइंट डील करेंगे, मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताऊंगा। और क्या फॉर्मेटिंग रखनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे यंग एडवोकेट्स एक गलती कर जाते हैं, वो आपको कहीं भी कोई भी नहीं बताएगा। याद रखना, कोई भी नहीं बताएगा, तो वो गलती में आपसे ना हो, वो गलती मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दूंगा, फॉर्मेटिंग को जिसे हम कहते हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और मास्टर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। मैं ये उम्मीद रखता हूं आपके ये काम आएगी। और एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि आप लोग ये पूरा का पूरा सेशन तो देख लेते हो और आप लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स के अंदर नहीं बताते हो। तो ये तीन चीजों की रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से रहेगी कि आप वीडियो को लाइक जरूर करना, लोगों को शेयर जरूर करना, और ये ड्राफ्ट पूरा समझने के बाद में आपको कैसा लगा है, मन में कॉन्फिडेंस कितना आया है, और आपको पहले क्या बातें नहीं पता थी और अब बातें पता हैं, या आप लोगों को मेरे से एक आधा पॉइंट अगर एक्स्ट्रा पता है कि सर आपने ये वाले पॉइंट में गलती करी है, तो प्लीज गलती को भी आप जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। या सर हम ऐसे ही अपना ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं वगैरह वगैरह, जो भी मन में आपके वीडियो को सेशन को देखने के बाद में मन में बात आएगी, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, पहले कहानी को समझते हैं। कंप्लेनेंट का नाम है अमित वर्मा, एप्लीकेंट का नाम है राजेश शर्मा, बिजनेस जो है मोबाइल एसेसरीज का राजेश शर्मा चलाता है। अब हमारे पास क्लाइंट आया है राजेश शर्मा अपनी कहानी लेके कि वकील साहब मुझे एंटिसिपेटरी बेल चाहिए। अब हम उनसे पूछेंगे कि क्या मैटर है आपका और किस लिए चाहिए। तो राजेश शर्मा अपनी पूरी कहानी बता रहा है कि उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई है और उसको डर है कि पुलिस जो है उसको अरेस्ट कर लेगी, तो उसको इन शॉर्ट एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करवानी है, सेशन कोर्ट के अंदर, और उसे एंटिसिपेटरी बेल की मांग अपनी चाहिए ताकि पुलिस उसको अरेस्ट ना करे। अब ये बातें सोचते हुए हमारे दिमाग में एज एन एडवोकेट दिमाग में सेक्शन आ जाना चाहिए। और अब हम राजेश से उसकी कहानी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें कहानी क्लाइंट की समझना जरूरी है और क्लाइंट की एक एक बातों को आपको ध्यान से सुनना होगा और ध्यान से नोट डाउन भी कर लेना अपने जो भी आपके पास आईपैड होगा, लैपटॉप होगा, कुछ भी होगा इन द मीन टाइम, ताकि कॉन्ट्राडिक्टरी बात ना रहे कि क्लाइंट ने बोला कुछ और है और हम जब ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रहे होंगे हमने कुछ और बातें ऐड ऑन कर दी होगी, तो जब कोर्ट में ये बात आ जाती है ना, बहुत मिसमैचिंग होती है और हमारा केस पूरा खराब हो जाता है। तो ये बात ना रहे, तो आप सारी बात नोट डाउन कर लेना। तो हम पूरी आपको क्लाइंट को ये जरूर बोलना है कि हम पूरी कोशिश करेंगे आपको रिलीफ मिल जाए। ठीक है, कभी भी क्लाइंट को एक तरह से फ्रिवोलियस आप वादे मत करना। ठीक है, हाँ हम 100% आपका काम करवा देंगे, 100% हम जो है आपको एंटिसिपेटरी बेल दिलवा देंगे, हमने इतनी काम करे हैं, वो करे हैं। ये एक तरह से क्लाइंट की नजर में आप अपनी इमेज खुद डाउन कर लोगे, याद रखना। तो हमेशा आप लोग एक प्रोफेशनल तरीके से बिहेव करना, प्रोफेशनल बात करना कि ठीक है आपका क्या मैटर है, प्लीज इसको डिस्कस करो। तो अब ऐसे केस में क्लाइंट ने हमें बताया कि भाई अमित नाम का व्यक्ति है, उसने ना आरोप लगाया मेरे ऊपर कि भाई मैंने उसके 15 लाख रुपए खा लिए हैं। ठीक है, और 15 लाख रुपए इसके मैंने खा लिए हैं और हमारा राजेश का और अमित का आपस में सामान का खरीदने का, सामान का लेन देन चलता रहता है, पैसे का लेन देन चलता रहता है। अब राजेश ने बताया भाई वकील साहब मेरी जो है एक मोबाइल एसेसरीज की दुकान है, तो अमित ने मुझे 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। ठीक है, और मैं राजेश हूं, मैंने उसको प्रॉमिस करा था हाँ भाई तेरे को मैं 15 लाख रुपए का ना मोबाइल एसेसरीज का माल जो है वो डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, अब अमित ने आरोप लगाया है कि भाई मैंने उसको माल सप्लाई नहीं करा है। अमित ने आरोप लगाया है कि मैंने उसके पैसे खा लिए हैं, उसको पैसे नहीं लौटाए हैं। अमित ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि भाई मैं उसके फोन नहीं उठा रहा हूं वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इन मामलों के तहत अमित ने मेरे ऊपर यानी कि राजेश के ऊपर चीटिंग का मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब आपको उसी टाइम पता होना चाहिए चीटिंग का मुकदमा कौन सी धारा के तहत होता है। भारतीय न्याय संहिता के तहत। आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताओ, सेक्शन नंबर 318 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। चलो जी ठीक है। अब ऐसे केस में अब हमें अपना डिफेंस
प्रिपेयर करने के लिए अब हमें राजेश से कुछ दस्तावेज या डॉक्यूमेंट अपने पास मंगाने पड़ेंगे कि भाई राजेश आपको हमारे को ये डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। अब राजेश की कहानी क्या थी, राजेश ने बोला वकील साहब देखो सीधी सी बात है, 11 लाख रुपए का माल मैं ऑलरेडी इसको सप्लाई कर चुका हूं, अब ये प्रूफ के लिए मेरे पे डिलीवरी का चालान भी अवेलेबल है, उसमें अमित के सिग्नेचर भी हैं कि हाँ भाई इतने रुपए का माल रिसीव हो चुका है, व्हाट्सएप की चैट भी अवेलेबल है कि भाई 11 लाख रुपए का माल पहुंच गया है, हाँ भाई पहुंच गया है, ये चीज की व्हाट्सएप चैट भी अवेलेबल है। अब जो रिमेनिंग माल है वो मैं नहीं पहुंचा पाया हूं, 4 लाख रुपए का माल अभी डिलीवर करना मुझे बाकी है। भाई मार्केट के अंदर शॉर्टेज चल रही है, माल आ नहीं रहा है, ये बात भी मैंने अमित को बता दी थी, वो नहीं मान रहा है। अब हम दोनों के बीच में नेगोशिएशन चल रहा है कि भाई जो 4 लाख रुपए का माल डिलीवर नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आप पैसे ले लो 4 लाख रुपए के, या कुछ ऑल्टरनेटिव सामान ले लो, या मैं आपको दूसरी जगह से लाके ट्रांसफर करा मतलब माल सप्लाई करवा दूंगा, बट उसका चार्ज जो हमने 10 रुपए पे बात करी थी वो 12 रुपए पे मिल रहा है वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ी बात वकील साहब, जो FIR दर्ज करी गई है ना भैया वो 8 महीनों के बाद करी गई है। अब ये वाला पॉइंट हमारे लिए एंटिसिपेटरी बेल के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। और क्या स्ट्रांग रहेगा मैं बताता हूं कि भाई पैसे का लेन देन वाली बात है, सामान के लेन देन वाली बात है। यहां पे तो अगर मैंने आपका कोई माल सप्लाई नहीं करा है, ठीक है, तो आपको मेरे से पैसे अगर चाहिए, जैसे लिखा है ना कि भाई मेरे मनी नॉट रिटर्न, तो ये तो सीधा सीधा कौन सा मामला बन रहा है, सिविल डिस्प्यूट बन रहा है, कमर्शियल डिस्प्यूट बन रहा है, कमर्शियल कोर्ट में जाना चाहिए ये तो। ऐसे केस में अमित ने FIR दर्ज कराई है, ये पहली बात गलत कराई है, ठीक है, अमित ने FIR जो दर्ज कराई है वो गलत कराई है हमारे क्लाइंट के ऊपर, तो ये प्योरली कमर्शियल डिस्प्यूट बनता है, हमारा वकील का दिमाग। अब ऐसे केस में हमें ये जज साहब के सामने शो करना पड़ेगा कि जज साहब हमारे क्लाइंट की ना कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी बिगिनिंग से, और 11 लाख रुपए का वो माल सप्लाई कर चुका है, चालान भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप चैट भी अवेलेबल है, और मार्केट की शॉर्टेज की वजह से रिमेनिंग जो 4 लाख का माल है वो सप्लाई नहीं कर पा रहा, उसके लिए नेगोशिएशन के लिए भी हमारे क्लाइंट ने बोला था, और FIR भी 8 महीने के बाद दर्ज कराई है, और ये प्रेशराइज करने के लिए हमारे क्लाइंट को FIR दर्ज कराई है। प्योरली ये सिविल डिस्प्यूट है, कमर्शियल डिस्प्यूट है, कमर्शियल कोर्ट में जाने वाला है, इस आधार पे हमारे क्लाइंट को एंटिसिपेटरी बेल दी जाए, ये हम अपना दिमाग में मेकअप करेंगे माइंड, और राजेश को ये बात अपने हमारी जो प्लानिंग है वो हम बताएंगे। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आप जो है क्लाइंट को दोगे और कानून के हिसाब से उन्हें एक एक ग्राउंड बताओगे, उतना ही कॉन्फिडेंस आपका क्लाइंट का, आपका और क्लाइंट के बीच में बनेगा, और जो क्लाइंट है वो आपके पास ही रहेगा और आपके पास अपना वो केस दे देगा। ठीक है जी, चलो अब ये हमारे पास मुद्दे के फैक्ट्स आ गए हैं। राजेश ने हमें ये सारे चालान, व्हाट्सएप की चैट, ये सब प्रूफ हमें डिलीवर कर दिए हैं, FIR की कॉपी भी हमारे पे आ चुकी है। इससे ये साबित होता है कि 8 महीने का डिले है। ठीक है, चलो अब हम ड्राफ्ट प्रिपेयर करने चलते हैं। तो ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले जो गलती करते हैं आप लोग भी करोगे, आप जो है चैट GPT ओपन करोगे, ये कहानियां जो है चैट GPT में लिख दोगे, हाँ भैया ड्राफ्ट प्रिपेयर करके दो, और वही ड्राफ्ट आप कॉपी करोगे और अपना पेस्ट कर दोगे अपने वर्ड के ऊपर, छोटी मोटी फॉर्मेटिंग करके अपने सीनियर के पास लेके जाओगे, या नहीं भी लेके जाओगे कोर्ट में जमा करोगे, जैसा आप सीधा आपके केस को या ड्राफ्ट को डिसमिस कर देंगे। ठीक है, सीधा आपके ड्राफ्ट को डिसमिस कर देंगे। ठीक है जी, चलो अब गलती क्या करते हो, आपको फॉर्मेटिंग पहले करनी आनी चाहिए। पहले तो यहाँ पे आपको ये स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, तो स्क्रीन के ऊपर यहाँ पेज लेआउट पे जाओ। पेज लेआउट पे मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं जो मैं इस्तेमाल करता हूं, हर किसी वकील का अपना पर्सनल वो होता है, ठीक है, काम करने का तरीका होता है, मैं अपना बता रहा हूं। मैं ये ड्राफ्ट ऐसे प्रिपेयर करता हूं। कस्टम मार्जिन पे जाएंगे हम। अब यहाँ पे ना ये मार्जिन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये आपको चेंज करने पड़ेंगे। ये नोट डाउन कर लो, जीवन में कभी गलती नहीं करोगे। इसमें लिखते रहो 3.84 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.6 सेंटीमीटर, लेफ्ट में हम करेंगे 3.81 सेंटीमीटर, राइट में हम करेंगे 3.01 सेंटीमीटर। अभी आपको देख रहे होंगे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग चैनल्स के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ड्राफ्ट के कोर्सेज निकाले जा रहे हैं 10-10 हज़ार रुपए के। इट्स टोटली वेस्ट ऑफ मनी। ठीक है, आपके पैसे का ये वेस्ट ऑफ मनी है। ये चीजें जो है ना, ये आप टाइमली बेस पे खुद ही मेहनत करके सीखोगे। कोई बैठ के आपको ये फॉर एप्पल बी फॉर बॉल की तरह जैसे नहीं सिखाएगा। ये कोई पढ़ाई वाली चीज नहीं है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाली चीज है। ठीक है, मैंने भी बहुत गलतियां करके, बहुत डांट खा के, ठीक है, ये चीजें सीखी हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वेस्ट ऑफ मनी है। मैं आपको आधे से ज्यादा ड्राफ्ट तो मैं आपको यूट्यूब पे ये इतना परफेक्ट कर दूंगा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है जी, तो इस बात पे थोड़ा गौर करिएगा, जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे अपने साथ में। 1.6 सेंटीमीटर, मैंने एक चीज बताना आपको मिस कर दिया। ठीक है, मार्जिन पे आप नोट डाउन कर लो, 3.84, 4.6, लेफ्ट में 3.81, राइट में। ठीक है, फिर इसके बाद बराबर में आप लेआउट पे जाना। लेआउट में हेडर में 1.5 सेंटीमीटर गैप होना चाहिए भाई।
ठीक है, फुटर में भी गैप होना चाहिए 1.6 सेंटीमीटर का। अब ये ओके कर दो आप, ओके कर दिया। अब देखो हमारा हेडर पे कितना ज्यादा गैप आ चुका है, ये आपको कोई सीनियर बताएगा ही नहीं, ठीक है, याद रखना। अब क्या करना है, हमें टाइम्स रोमन सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और हमें, मैं अपना 14 डिजिट रखता हूं, उससे ना जैसा आपको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है, क्लियर दिखाई देता है, ठीक है, वरना ना जैसा आपको पूरा खोल के ऐसे पढ़ने की जरूरत ना पड़े, जहां जरूरत पड़ी वहां पे आपने मतलब आपका ड्राफ्ट अच्छा प्रिपेयर नहीं है, जैसा अब ये रिलीफ देने में नानाकाई आपको बहुत करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, हमें पहले तो सबसे पहले कोर्ट का नाम लिखना होता है, हमेशा याद रखना कैपिटल में लिखना होता है, जैसे मैं भी गलती कर रहा था, ठीक है, इन दी कोर्ट ऑफ। अब जैसा आपका नाम लिखो, श्री XXX, मैं जैसा आपका नाम लिख देता हूं, और वो क्या है, सेशन जज हैं, ठीक है, हम सेशन या एडिशनल सेशन जज हैं, ठीक है, और उनका कोर्ट रूम नंबर लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट उनका मैं कुछ भी लिख रहा हूं, ठीक है, हमारी जो FIR है वो मान लेते हैं कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन में दिल्ली के अंदर हुई है, ठीक है, उनका डिस्ट्रिक्ट कुछ भी बनता हो, मैं अपना नॉर्थ लिख रहा हूं, ठीक है, नॉर्थ। अब नीचे हम कोर्ट का नाम लिखेंगे, 30 हजारी कोर्ट, ये हमारा दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। अब इसको क्या करना होता है, आपको सेंटर में लाना है। अब इसके अंदर एक, ये हमारी मिसलीलियस एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है, ये हमारी मिसलीलियस एप्लीकेशन नंबर है। आपको ये बोरिंग लग रहा होगा, अभी रुक जाओ, ठीक है, मैंने पूरा का पूरा जो है ड्राफ्ट ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है, मैं पूरा टाइप करके आपको ऐसे नहीं दिखाऊंगा, आपको इजीली मैं अंडरस्टैंड करवाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये भी हमारे को सेंटर में करना है। इसके बाद में आपको पार्टीज का नाम लिखना है, ठीक है, ये अब सेंटर में है तो इसको हमें साइड में रखना है, ठीक है, ये भी मैं आपको ड्राफ्ट में सिखा देता हूं, मैंने बना के ऑलरेडी रखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको ना इस चीज को हाईलाइट करना है, हाईलाइट, ठीक है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा, पेज को आपको और इजीली दिखेगा। अब मेरे को खुद बताओ, ये मैं ऊपर से ड्राफ्ट भी हटा देता हूँ, ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे ये प्रेजेंटेबल, यहाँ पे इतना गैप रखने से प्रेजेंटेबल लग रहा है ना, नीचे से भी आपको इतना ही गैप रखना है, तो ऐसे आपका प्रेजेंटेबल लगेगा। और ये 14 नंबर इसलिए रखा है, देखो 12 मैं कर दूंगा ना, बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो वो बहुत अजीब लगता है ड्राफ्ट, देखो कितना छोटा सा ड्राफ्ट हो जाएगा। आपको 14 रखना है अपना पेज का जो साइज है। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि पूरा कंप्लीट मैंने ड्राफ्ट प्रिपेयर करा हुआ है, एक एक बात को हम गहराई से समझते हुए चलते हैं, ठीक है जी। अब ये स्क्रीन के ऊपर आपको जो है पूरा ड्राफ्ट मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है, जैसे मैंने आपको कहा था, यही मार्जिन मैंने रखा है जो आपको मैंने पीछे अभी दिखाया था, इन दी कोर्ट ऑफ श्री दिस सेशन जज नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल रख दिया है मैंने, 30 हजारी कोर्ट दिल्ली। अब ये मिसलियस बेल एप्लीकेशन नंबर है जो हमारे को बाद में मिलता है 2026। अब इन द मैटर ऑफ, ठीक है, इन द मैटर ऑफ, ये लाइन लिखना जरूरी है, इसको हाईलाइट करना जरूरी है, जो जो चीजें मैंने हाईलाइट करी उसको हाईलाइट करना जरूरी है, ठीक है। राजेश शर्मा जो एप्लीकेंट है, जो हमारा क्लाइंट है, जो एंटीसिपेटरी बेल मांगने के लिए आया है, उसका फादर नेम हमें लिखना होता है, सन ऑफ, रेसिडेंस ऑफ, हमें पूरा एड्रेस लिखना होता है, ये फिक्टिशियस एड्रेस है, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता है, कहीं आप सोचो कि ये मैं यहाँ पे रहता हूँ, चलो मैं घर जाके देखता हूँ, ये नहीं मिलेगा आपको। वर्सेज, और ये स्टेट का नाम हम लिख रहे हैं, स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली। देखो अरेस्ट करने के लिए कौन आ रहा है, पुलिस, हमें डर किससे है, पुलिस, FIR दर्ज करी गई है, पुलिस, तो ऐसे केस में पुलिस किसके गवर्नेंस में काम करती है, स्टेट सरकार। कौन सी सरकार, दिल्ली की सरकार। दिल्ली की सरकार को क्या बोलते हैं, एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो इसीलिए हम जो रिस्पोंडेंट किसे बना रहे हैं, एनसीटी ऑफ दिल्ली स्टेट को बना रहे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्या मांगने जा रहे हैं, यहाँ पे हम अब टाइटल लिखते हैं एप्लीकेशन का, कि जो आप एप्लीकेशन प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका टाइटल लिखना होता है कि एप्लीकेशन हम लगा रहे हैं अंडर सेक्शन 482 BNSS, तो एंटीसिपेटरी बेल की मांग कर रहे हो तो सेक्शन 482 BNSS में है। 2 कोर्ट में लगती है एंटीसिपेटरी बेल, या तो सेशन कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर। हम कहां पे लगा रहे हैं, सेशन कोर्ट के अंदर लगा रहे हैं। आप ASJ लिख सकते हो इसे, ठीक है, ASJ साहब है हमारे, समझ मारिए, असिस्टेंट सेशन जज पे ही जाएगी वैसे तो, ठीक है। तो सीकिंग ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल इन FIR नंबर 125 2026 में FIR हुई है। ये ना 2026 साल होता है, ईयर होता है, और इस साल में कौन से नंबर की FIR आपके नाम पे दर्ज हुई है, ये नंबर होता है FIR नंबर 125 वाली। 2026 में कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन में जितनी भी FIR है उसमें 125 नंबर वाली मेरे ऊपर हो रखी है, यानी कि हमारे क्लाइंट के ऊपर हो रखी है, ठीक है। अब मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोविद, ये आपको लिखना होता है, ये एक तरह से ड्राफ्टिंग का एक लीगल फ्रेज होता है, ठीक है, एक प्रेजेंटेशन होती है, एक ड्राफ्टिंग की प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, इसका कुछ मतलब नहीं होता बट ये लिखना होता है, ठीक है। और अब आपको अपना कहानी, अपने ग्राउंड्स लिखने शुरू करने हैं। हमेशा याद रखना, एप्लीकेशन अगर आप तैयार कर रहे हो, एप्लीकेशन है हमारी, तो यहां पे आपका हर एक पॉइंट दैट से शुरू होता है, दैट, ठीक है,
आप डैट मतलब देख लेना, मेरे हर पॉइंट पे आपको डैट जरूर मिलेगा। डैट से ही आपकी शुरू होती है कि दैट द प्रेजेंट एप्लीकेशन जो है हम फाइल कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट, एंटिसिपेटरी बेल की मांग कर रहे हैं। आप जो है ये वाले पॉइंट को स्किप भी कर सकते हो, बट मैं हमेशा लिखता हूं। आप ये वाले पॉइंट को स्किप भी कर सकते हो, आप सीधा ये लिख सकते हो कि हाँ भाई हमारे जो क्लाइंट है लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कि मतलब हमारा जो क्लाइंट है वो बहुत रिस्पेक्टेबल सिटीजन है वगैरह वगैरह। अभी इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं अपना फॉर्मेटिंग बता रहा हूं, जो भी वकील साहब देख रहे होंगे, यंग एडवोकेट्स देख रहे होंगे, लॉ स्टूडेंट देख रहे होंगे, उनके कहीं पे वो इंटर्नशिप करते होंगे तो उनके ऑफिस में थोड़ा बहुत चेंजेस रहे होंगे या रहते होंगे, उनका लिखने का तरीका कुछ और होता होगा। ठीक है, तो ये आपका भी पर्टिकुलर फॉर्मेट या आपकी भी सीनियर के द्वारा सिखाई हुई चीजें गलत नहीं है। ठीक है, वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं। ठीक है, सीकिंग ग्रांट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल फला फला। ठीक है, और उनको रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि भाई उनको अरेस्ट किया जा सकता है फोर्सेड केस के अंदर। ठीक है, ये एफआईआर नंबर के तहत, इस एफआईआर के तहत। चलो जी, अब हम मुद्दे की बात लिखना शुरू कर रहे हैं। हालांकि मैं यही बोलूंगा कि हमारे करंट केस के अंदर हमें ये वाला पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, याद रखना। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम क्या बताएंगे कि हम जो है ना, हमेशा याद रखना पहला पॉइंट पॉजिटिव बैकग्राउंड के साथ से ही शुरू करा जाता है। जैसा आपको शो करना है कि आपका जो क्लाइंट है ना वो अच्छा व्यक्ति है, तो पॉजिटिव बैकग्राउंड के साथ ही हमेशा याद रखना अपने क्लाइंट के लिए आपको शो करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं है कि आप कुछ भी लिख दोगे। हम सबसे पहले लिखेंगे कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। ठीक है, हमारा जो क्लाइंट है, ठीक है जी, और वो एंगेज है लॉफुल बिजनेस में, उसका काम धंधा है भाई, मोबाइल एसेसरीज की दुकान है, अपना मेहनत का कमाता है, मेहनत का खाता है, और उसके कंपनी का नाम ये है। और जो एप्लीकेंट है वो एक रेपुटेशन अच्छी, पूरी अपने दुकानदारी उसकी बहुत अच्छी है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है सोसाइटी के अंदर। अब उसको अरेस्ट करके लेके जाओगे तो जैसा उसकी सोसाइटी रेपुटेशन पे सोसाइटी में बहुत ज्यादा उसका हैम्पर होगा। एंड नेवर इन्वॉल्व, और उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, पेंडिंग नहीं है वगैरह वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे ना याद रखना, एफआईआर होना आपके ऊपर अलग चीज है, और आप क्रिमिनल केस में कन्विक्शन आपको हुई है वो अलग चीज है। मतलब कि एफआईआर अगर आपके ऊपर हुई है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई क्रिमिनल हो। ठीक है, या आप जो है कोई भी क्रिमिनल केस के अंदर आपको कन्विक्शन हो रखी है। एफआईआर भले ही आपके क्लाइंट के ऊपर 10-10 हो रखी हो, डजंट मैटर। वो एफआईआर होने से आप जो है एक तरह से कन्विक्टेड पर्सन या क्रिमिनल डिक्लेयर हो गए हो, ये नहीं माना जाएगा। समझ में आई? इसीलिए मैंने ये लाइन लिखी है कि वो इन्वॉल्व क्रिमिनल केस के अंदर कभी हुआ ही नहीं है, मतलब कन्विक्शन उसको कभी हुई ही नहीं है। याद रखना मेरी बात, क्योंकि हो सकता है कि स्टेट जो है आपके क्लाइंट के ऊपर ये ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, तो आपके पास उसका काउंटर जवाब होना चाहिए। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट, थर्ड पैरा के अंदर हम क्या लिखेंगे कि जो कंप्लेनेंट है अमित वर्मा, वो अपना बिजनेस चलाता है, एप्लीकेंट के साथ में वो आदान प्रदान लेन देन का उसका काम चलता रहता है, सालों से चल रहा है, और दोनों जो है रेगुलरली कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक दूसरे के साथ अपना करते रहते हैं। माल वो सप्लाई करता है और पैसे लेता है। ठीक है, अब क्या हुआ था कि जनवरी 2026 से लेकर मार्च 2026 के अंदर बहुत सारे मल्टीपल ऑर्डर्स जो है कंप्लेनेंट ने एप्लीकेंट को दिए थे। ठीक है जी, मोबाइल एसेसरीज के सप्लाई को लेके, और सब्सटेंशियली जो क्वालिटीज ऑफ द गुड्स थी एप्लीकेंट ने सप्लाई भी करी थी टाइम टू टाइम। उसके इनवॉइसेस भी जैसा हमारे पास अवेलेबल हैं, चालान भी अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन रिसिप्ट भी अवेलेबल है, और टोटल अप्रोक्सीमेटली 15 लाख रुपए की बिलिंग बनी थी, तो 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए थे, जिसमें 11 लाख का माल ट्रांसफर कर दिया है, जो मैंने आपको ऊपर कहानी भी बताई थी, जो हमारे क्लाइंट ने हमें कहानी भी बताई थी। ठीक है, और उसकी इनवॉइस कॉपीज, इनवॉइस की डिलीवरी चालान, ये वगैरह वगैरह सब अवेलेबल हैं। अगर आप चाहोगे तो जज साहब हम आपके सामने भी प्रोड्यूस कर देंगे, और वो अपने पास में रिकॉर्ड में रख के लेके जाना कोर्ट के अंदर, और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी मांगेगी, हम उनको भी दे देंगे, जैसे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रप्शन सप्लाई चेन, सप्लाई 4 लाख का वो नहीं हो पाया, क्योंकि जो स्टॉक है वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए मैं जो है अमित को नहीं सप्लाई कर पाया हूं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेशन भी हमारे बीच में हुई है, नेगोशिएशंस भी हुई हैं वगैरह वगैरह। अब एक बात याद रखना, यहां पे ये ना 5वां पैराग्राफ के बाद में ना मैं आपको इस बात पे रुकूंगा। यहां पे याद रखना, केवल ना आपको एंटिसिपेटरी बेल की जब एप्लीकेशन आप लगाते हो, आपको केवल ये प्रूफ, मतलब ये शो नहीं करना जज साहब के आगे कि जज साहब एफआईआर जो मेरे क्लाइंट के ऊपर दर्ज हुई है ना वो झूठी है, फ्रिवोलियस है वगैरह वगैरह। सिर्फ इतनी सी बात आपको नहीं शो करनी भाई। आपको एक एक बात मैं ये क्यों बता रहा हूँ जज साहब को, जैसा जैसा ये 15 लाख का माल है, 11 लाख का डिलीवर कर दिया है, मेरे पे इनवॉइस की कॉपी है, मैं ये जज साहब को क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि एट द एंड मैं ये बात काउंटर कर सकूं कि जज साहब ये जो एफआईआर दर्ज हुई है ना झूठी तो है ही, प्रेशराइज करने के लिए तो है ही, साथ में ये ट्रांजेक्शन जो मेरे ऊपर और जो अमित के ऊपर हुई है ना जैसा, वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, मामला क्रिमिनल का तो बनता ही नहीं है प्राइमा फेसाई।
चीटिंग की तो कोई एफआईआर दर्ज हो ही नहीं सकती, और मेरे क्लाइंट के ऊपर चीटिंग की एफआईआर दर्ज करी गई है। तो जैसा भी पूरा प्योरली मैं आपको फैक्ट्स के साथ में, प्रूफ के साथ में ये बात प्रूव कर शो कर रहा हूं कि ये प्योरली कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। तो ये जो 5वां पैराग्राफ जो मैंने ये लिखा है ना, ये इसीलिए लिखा है। तो यहां पे आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क अपना थोड़ा ये करना होगा कि ये चलान वगैरह की जो मैं बातें लिख रहा हूं ना, कि मेरे पे इनवॉइस है, चलान है, ट्रांसपोर्टेशन है, इसीलिए ये प्रूव करने के लिए, मतलब ये शो करने के लिए जैसा भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं कि सप्लाई क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेशन नेगोशिएशंस हमारे बीच और क्लाइंट के बीच हो रही थी। ठीक है, और वो नहीं हो पाई। ठीक है जी, और इतनी देर में कंप्लेनेंट ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। ठीक है जी, चलो अब व्हाट्सएप, जैसे कि क्लाइंट ने 8 महीने के बाद एफआईआर दर्ज करी है, उससे पहले हम एक बात ये भी लिखेंगे, जैसा व्हाट्सएप की चैट भी अवेलेबल है। हम जो यार देखो, जब भी आप कोर्ट के अंदर अपनी बात रखते हो ना, उसके साथ में आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए। ठीक है, तभी मैंने कहा था कि क्लाइंट से आपको पहले सारे प्रूफ ले लेने हैं। आप फिर एडजमेंट मांगोगे, जैसा आप नेक्स्ट डेट दे दो, फिर तो इतनी देर में पुलिस आगे ले जाएगी आपके क्लाइंट को, तो फिर क्लाइंट आपको फीस क्यों देगा भाई? किस बात की फीस देगा आपको? आपने उसको बचाने के लिए उसको अरेस्ट ना किया जाए, इसलिए तो एंटिसिपेटरी लगा रहे हो ना। इतनी देर में वो ले जाएगी पुलिस अरेस्ट करके, आप एडजमेंट करते रहना। ठीक है, ये कभी नहीं करना है, याद रखना मेरी बात। और जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में पेश कर रहे हो ना, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट आया, पता होगा, मैंने शायद वीडियोस के ऊपर बनाई है। ठीक है, ये नहीं बनाई, मैंने टेलीग्राम पे वो जजमेंट आपको डिक्लेयर करा था कि हैश वैल्यू जो है हमेशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है एज पर सेक्शन 63 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में पेश कर रहे हो तो उसकी हैश वैल्यू भी आपको पेश करनी है, मैंडेटरी होती है। चैलेंज करा गया था 63 बीएसए को। ठीक है, तो ये साथ में आपको शो करना है। हालांकि मैं अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन रखूं, जजेस भी अपडेटेड रखते हैं अपने आप को, दिल्ली के जजेस तो अपने आप को बहुत अपडेट रखते हैं, आपको भी रखना है अपने आप को। ठीक है, कि कौन कौन से रीसेंट जजमेंट आ रहे हैं इस बात को लेके। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 8वां पॉइंट हमारा यहाँ पे हम ऐड करेंगे, that the complainant has deliberately concealed the fact that the substantial goods had already been supplied। जैसा एफआईआर दर्ज हुई है मेरे क्लाइंट के ऊपर चीटिंग के बेसिस पे, और जो कंप्लेनेंट उसने पूरी की पूरी केस के फैक्ट्स को छुपाया है, उसने पुलिस वाले के आगे ये बात डिस्क्लोज ही नहीं करी है कि 11 लाख का माल सप्लाई कर दिया है। सीधा झूठी झूठी बात लेके मेरे क्लाइंट के बेसिस मेरे क्लाइंट को जो है फंसाया गया है चीटिंग के केस के अंदर, और ये बोलते हुए कि 15 लाख रुपए मेरा क्लाइंट खा गया है। कि एक एफआईआर दर्ज चीटिंग की हुई है, एक एफआईआर दर्ज एक और भी साथ में सेक्शन ऐड हो जाता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का सेक्शन 316 का। ठीक है, मैंने आपको नहीं बताया, मैंने केवल यही बोला 318 में दर्ज हुई है, तो 318 के साथ 316 भी दर्ज होती है हमेशा। ठीक है, वगैरह वगैरह। तो जो दैट द एलिगेशंस मेड इन द एफआईआर आर फॉल्स, एग्जैगरेटेड एंड मिसलीडिंग, ये छोटे ऐसे शब्द होते हैं, आपको अपने ड्राफ्ट में ऐड ऑन करने चाहिए। ठीक है, जितने ज्यादा आप लीगल टर्म्स को ऐड ऑन करोगे ना, उतना ड्राफ्ट आपका अच्छा बनता है, और जैसे आपके पास जब आपकी एप्लीकेशन आती है पता लग जाता है कि वकील साहब ने मेहनत करी है ड्राफ्ट के अंदर। ठीक है, और अब हम अपनी बात रखेंगे दैट डिस्प्यूट इफ एनी अराइज प्योरली आउट ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, की अगर जज साहब कंप्लेनेंट को परेशानी हुई भी है ना, चलो हम तो मान रहे हुई है, ठीक है, तो अगर हुई भी है ना, तो जैसा वो तो कमर्शियल कोर्ट के अंदर जाएगा ना, एफआईआर दर्ज किस बात की होगी? अब हम अपनी मुद्दे की बात बोलेंगे कि जज साहब ये जो एफआईआर दर्ज हुई है झूठी है, फ्रिवोलियस है, मेलिफाइड इंटेंशन से करी गई है, हमारे क्लाइंट को प्रेशराइज करने के लिए करी गई है। क्यों करी गई है? जैसा ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, और ऊपर हम पूरी कहानी जैसा आपको ऑलरेडी बता भी चुके हैं कि ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। उसके लिए हमने डायरेक्ट नहीं बोला, हमने बात को प्रूव करते हुए बोला है, अपनी साइडेड करते हुए लिखा है कि जैसा भी वन साइडेड पुलिस के पास में एफआईआर दर्ज करी गई है, दैट देयर वाज नेवर डिसऑनेस्ट हमारे क्लाइंट के ऊपर। और ये जो डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, ये क्यों लिख रहा हूं मैं? ये इसलिए लिख रहा हूं कि भाई चीटिंग के अंदर अपराध जब बनता है ना, तो उसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना पड़ता है कि क्लाइंट जो एक्यूज है उसकी मेंजरिया क्या थी। तो मेंजरिया के बारे में हम खुद ही बात कर रहे हैं कि कोई डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन थी ही नहीं। ठीक है, यहां पे काम आता है आपने जो पढ़ा होगा सब्सटेंटिव लॉ के प्रोविजन, जो हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूं। मेंजरिया कब एसेंशियल होती है, कब नहीं होती। कोई अपराध को बनने के लिए मेंजरिया प्रूव करना जरूरी होता है, प्रोसिक्यूशन के बाद प्रूव करनी पड़ती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम यहाँ पे एविडेंसेस में आ जाता है, प्रोसीजर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ जाता है, सब्सटेंटिव ऑफेंस में एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर भारतीय न्याय संहिता आ जाता है। ठीक है, ऑन द पार्ट ऑफ द एप्लीकेंट एट द इंसेप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है अपराध के वो जैसा बन ही नहीं रहे हैं, तो एफआईआर जब बन ही नहीं रहे हैं तो प्रूव कैसे करेंगे जैसा भी है। ठीक है जी, बस that the FIR has been lodged after an unexplained delay despite the parties remaining in the communication हो रहा था, सेटलमेंट हो रहा था, several महीनों थे,
और कंप्लेनेंट कह रहा है भैया हमारा फोन ही नहीं उठा रहे, हमारे पैसे लेके भाग गए, 15 लाख के 15 लाख, कोई माल हमें सप्लाई नहीं करा है। साफ तौर पर बस मैंने तो 17 पॉइंट्स लिखे हैं इसके अंदर। हालांकि यहाँ पे भी आपकी बात खत्म हो जाएगी। मैंने जानबूझ के जितना ज्यादा से ज्यादा आपको मैं पॉइंट ऐड ऑन कर सकता हूँ, जितने ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सप्लेनेटरी मैथ में बता सकता हूँ, वो बताने की मैंने आपको कोशिश करी है। याद रखना, द एप्लीकेंट हैज अ डीप रूट इन द सोसाइटी, इज परमानेंटली रेजिडेंट। और हाँ, ये वाला पॉइंट मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये वाला मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इसलिए पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूँ कि मान लेते हैं जज साहब एक ऐसे स्टेज पे हैं कि भाई मेरी बात जज साहब को कन्विंसिंग लगी नहीं रही है, ठीक है। तो जज साहब के दिमाग में एक पॉइंट जरूर आता है कि भाई अगर मान लेते हैं हमने इसको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर भी दी, एंटिसिपेटरी बेल मिलता है भाई बंदा भाग तो नहीं जाएगा, बंदे की कोई फेस वैल्यू है क्या या नहीं है समाज के अंदर, उस बात को साबित करने के लिए कि जज साहब के दिमाग में ये बात आएगी कि भाग तो नहीं जाएगा ना, जंप तो नहीं कर जाएगा ना, पुलिस वाले बुला रहे हैं तो वो फरार तो नहीं हो जाएगा, एब्सकॉन्ड तो नहीं कर जाएगा ना। तो जज साहब के दिमाग में ये बात आएगी, तो हम पहले ही लिख रहे हैं जज साहब जो ये डीप रूट है, पूरा मार्केट के अंदर मेन रोड पे दुकान है बंदे की, रोज का इसका काम धंधा है, रोज दुकान इतने बजे खोलता है और परमानेंट रेजिडेंट है जज साहब इस पर्टिकुलर एड्रेस में जो हमने ऊपर मेंशन करा है, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो क्लाइंट है ना तो एब्सकॉन्ड करेगा ना ही इवेड करेगा प्रोसेस ऑफ लॉ के लिए, ठीक है। और हमारे क्लाइंट का क्लीन एंटीसीडेंट्स हैं, कभी भी वो अरेस्ट नहीं हुआ, प्रोसिक्यूट नहीं हुआ, कन्विक्ट नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। अब अगर आपके अरेस्ट हुआ है आपका पहले क्लाइंट, तो ये अरेस्ट वर्ड मत लिखना, प्रोसिक्यूट हुआ है तो प्रोसिक्यूट मत लिखना, कन्विक्ट हुआ है तो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका बन जाएगा, तो उसका फिर ड्राफ्ट के अंदर आपको चेंजेस अलग तरीके से करने पड़ेंगे, ठीक है। बट एंटिसिपेटरी बेल तब भी मांग कर सकते हो, इट डजंट मीन दैट कि यू आर कन्विक्टेड, यू हैव तो आप एंटिसिपेटरी बेल नहीं मांग सकते, बट थोड़े से चांसेस कम होते हैं, याद रखना। द एप्लीकेंट इज रेडी एंड विलिंग टू ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन, जैसा पुलिस वाले जब बुलाएंगे भाई वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन करने को रेडी है। बट जैसा आप ऐसा नहीं करें कि सेक्शन 35 क्लॉज 3 BNSS के अंदर वो नोटिस भेजें और नोटिस पे वो अपीयर हो और इतनी देर में पुलिस वाले नोटिस में अपनी ओपिनियन बनाते हुए उसको अरेस्ट कर लें। जैसा ऐसा नहीं होना चाहिए, उसी चीज के लिए तो एंटिसिपेटरी बेल की मांग कर रहे हैं ना, ठीक है। और कोई कस्टोडियल इंटरोगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा करंट केस के अंदर कोई बड़ा केस तो है नहीं, चीटिंग का केस है, प्योरली कमर्शियल ट्रांजेक्शन का है ये, ठीक है। तो इसी बेस में कोई कस्टोडियल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मार्क कर लो भाई, ठीक है। कोई कस्टोडियल इंटरोगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है करंट केस के अंदर, और नो रिकवरी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एप्लीकेंट इज जेन्युइन एंड रीजनेबल एप्रीहेंशन है, तो अरेस्ट उसका कभी भी हो सकता है, इररिपेरेबल लॉस हो जाएगा, रेपुटेशन को नुकसान हो जाएगा अगर उसका अरेस्ट कर लिया है, तो जैसा बहुत बड़ा गलती हो जाएगी, ठीक है। अब ग्राउंड्स क्या है, एप्लीकेंट जो है इनोसेंट है हमारा, जैसा फॉल्सली उसको इम्प्लीकेट करा गया है, डिस्प्यूट जो है पार्टीज के बीच में प्रीडोमिनेंटली सिविल है, कमर्शियल नेचर का है, पहले से ही प्राइमा फेसाई क्रिमिनल केस कोई बनता ही नहीं है, ठीक है। सब्सटेंशियली गुड्स जो सप्लाई करें एप्लीकेंट को, उसमें वैलिड इनवॉइसेस सब कुछ हमारे पास है, कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, मैटर प्योरली डॉक्यूमेंट्री इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के ऊपर बेस्ड है, इंटरोगेशन कस्टोडियल इंटरोगेशन की रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। अब हम प्रेयर लगा देंगे कि हम प्रेयर में क्या चाहते हैं, जैसा एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी जाए, ठीक है। जो FIR दर्ज हुई है कश्मीरी गेट दिल्ली पुलिस थाने के अंदर, FIR नंबर के अंदर, उसमें अरेस्ट ना हो, और आप अरेस्ट का डायरेक्शन दे दीजिए कि अरेस्ट ना हो पाए, ठीक है। हम ये इसलिए लिखना चाह रहे हैं बार बार कि पुलिस वाले ना क्या करते हैं, वो 35(3) का नोटिस दे देते हैं, 35 क्लॉज 3 का, वहीं पे फिर अरेस्ट कर लेते हैं वो ग्राउंड के बेसिस पे। तो उस चीज के लिए हम बार बार इस जज साहब को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसा मेरा एप्लीकेंट ज्वाइन करने के लिए रेडी है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और आप पुलिस वालों को ऑर्डर कर दीजिए कि विदाउट एनी टेकन इनटू द कस्टडी वो मेरा एप्लीकेंट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और फर्दर ऑर्डर्स जो भी टीम फिट होते हैं वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, अब यहाँ पे एप्लीकेंट का सिग्नेचर आता है, ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर आता है। अब हम जब वकील होते हैं ना, हमें तो अपने पेजेस की शीट बचानी होती है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा छोटा फॉन्ट कर देते हैं, आपके सीनियर लोग भी करने के लिए बोलते होंगे, ठीक है। तो नहीं, अगर आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करोगे ना तो आप ये जुगाड़ करोगे, अगर अच्छे खासे वकील साहब के पास में आप काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं करता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर वकील साहब का सिग्नेचर होता है, ठीक है, यानी कि मेरा सिग्नेचर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे मेरी स्टैंप लगा दूंगा मैं, या सिग्नेचर भी कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया है ये ABC एंड एसोसिएट्स, यहाँ पे आपकी स्टैंप भी आपने अपने फर्म का नाम आ जाएगा। अब उसके बाद वेरिफिकेशन होगी, ठीक है, क्लाइंट की, कि आई राजेश शर्मा दिस, मेरे पिता का नाम ये है, मेरी इतनी उम्र है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और मैंने ये वेरीफाई कर लिया है कि हाँ भाई पैराग्राफ 1 से लेकर 17 तक जो बातें लिखी गई हैं वो बिल्कुल सच बातें हैं, करेक्ट है मेरी नॉलेज के लिए, वगैरह वगैरह। यहाँ पे तारीख आ जाएगी, एप्लीकेंट का सिग्नेचर आ जाएगा, बस, ठीक है जी। वेरिफिकेशन यहाँ पे करनी जरूरी होती है।
ठीक है जी, ये आपका ड्राफ्ट प्रिपेयर हो गया है। आप जाओगे, ई फाइल करोगे, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, ई फाइल करोगे और इसके हार्ड कॉपी जो है एलमद के रूम में आप जो है लेकर जाओगे, उनसे डेट ले लोगे कि भाई कौन सी तारीख को हमारा मैटर लगा है, लिस्ट हुआ है। बस आर्ग्यूमेंट करोगे अपनी यही बात को लेके, जस्ट आपको कन्विंस करोगे, जो मर्जी हो जाए आपको जस्ट आपको कन्विंस करना ही करना है, हर हाल के अंदर कन्विंस करना ही करना है। ठीक है, अब वो कन्विंस करने के लिए मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। दूसरी चीज होती है कि कोर्ट रूम के अंदर आने जाने से, ऑब्जर्व करने से आपको एक्सपीरियंस आएगा। कन्विंस एट द एंड, जैसा आपने अगर फेवर में आपके ऑर्डर कर दिया, सोने पे सुहागा है, बल्ले बल्ले हैं। ये सारी हमारी मेहनत जो है, हम जो क्लास भी, ये जो मास्टर क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, ये हमारी मेहनत हमारी रंग लाएगी। तो मैं ये उम्मीद रखता हूं कि अगर आपको ये ड्राफ्ट के अंदर जो मैंने आपको ये सारी कहानी बताई है, कहीं से भी आपको पसंद आई है, समझ में आई है, कहीं से भी आपको कुछ सीखने को मिला है, बेनिफिशियल मिली है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। ठीक है, ये जो चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं प्रोवाइड कराएगा, कहीं नहीं मिलेगा, याद रखना। वरना आपको अलग अलग जगह पे ड्राफ्टिंग के कोर्सेज बेचे जा रहे हैं, मिल रहे हैं सब कुछ, वो भी आपको यही चीज बताएंगे। ठीक है जी, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट ड्राफ्ट मेरे को कौन से टॉपिक पे बनाना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताना। रेडीमेड ड्राफ्ट मैंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर पूरे जो फॉर्मेट्स हैं पीडीएफ के वर्ड फाइल के अंदर, वो बने बनाए आपके लिए प्रोवाइड कराए हुए हैं। एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और डेली एपीपी का बैच हमने लॉन्च करा हुआ है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के ऊपर, पूरे कंप्लीट बैच उसके ऊपर चल रहा है। 2 क्लासेस पर डे चल रही हैं, एक 5 बजे और एक 9 बजे। ठीक है, अगर आप सीपीसी पढ़ना चाहते हो, पूरा कंप्लीट सीपीसी का बैच आपको अवेलेबल है, पूरा बीएनएसएस का बैच अवेलेबल है, बीएनएसएस का बैच अवेलेबल है, बीएसए का बैच अवेलेबल है, टीपीए का बैच अवेलेबल है, फैमिली लॉ का बैच अवेलेबल है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का बैच अवेलेबल है। तो जो आपको सुटेबल लगता है कि मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर वीक हूं, अपने जुडिशियल एग्जाम की तैयारी करने के लिए, एपीओ एग्जाम की तैयारी करने के लिए, दिल्ली एपीपी का पूरा कंप्लीट बैच है। वो सब्जेक्ट वाइज बैच नहीं है, दिल्ली एपीपी का पूरा कंप्लीट बैच है। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, आराम से इसको एक्सप्लोर करो, कौन से बैच में कितना डिस्काउंट आपको मिल रहा है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट के ऑफर्स लगा रखे हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। और कोई भी क्वेरी आएगी, मैं अवेलेबल हूं हर टाइम। एप्लीकेशन पे मैसेज करो कि सर मेरे बैच में ये वाली प्रॉब्लम है, मेरे को ये वाला बैच चाहिए। तो कोई भी आपके मन की क्वेरी है, आप एप्लीकेशन पे शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, तो वहां पे भी आप अपना कांटेक्ट कर सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर और नई एक वीडियो के साथ में। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।